आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल के लिए वोकल बनना है। दोस्तों, अगर आपको भी पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और अगर आप भी पीएम मोदी के साथ हैं तो आप खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में तकरार, तेजस्वी यादव को लेकर भड़के नेता। जी हां दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री उम्मीदवार मानने को लेकर महागठबंधन में दरार पैदा हो गई है। महागठबंधन के घटक दल और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने साफ तौर पर कह दिया है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता नहीं है। पार्टी की तरफ से यह भी कहा गया कि महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, यह कोऑर्डिनेशन कमेटी में फैसला होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कहा, आरजेडी के कुछ तानाशाह नेताओं की वजह से अभी तक महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन नहीं हुआ है। विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का नेता कौन होगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में ही तय होगा। इसीलिए अभी यह बताना मुश्किल है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। रिजवान ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है, मगर आरजेडी की तरफ से महागठबंधन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की कोई भी पहल नहीं की गई है ताकि यह पता चले कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। दानिश रिजवान ने आरजेडी को लताड़ते हुए इस बात की भी चेतावनी दे डाली कि जिस तरीके से महागठबंधन की 2019 लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई थी, वैसे ही कुछ नतीजे बिहार विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। दानिश रिजवान ने कहा कि अगर आरजेडी की तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने में देरी होती है तो इसके नतीजे बिहार विधानसभा चुनाव में काफी घातक हो सकते हैं। बता दें, आरजेडी ने 2.5 साल पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि 2020 विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे। ऐसे में महागठबंधन के अन्य घटक दलों में तेजस्वी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार नहीं मानने को लेकर जो स्थिति पैदा हुई है, वह महागठबंधन के लिए शुभ संकेत नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव 19 जून के बाद बढ़ेगी बीजेपी की ताकत, 9 सीटों पर मिल सकती है जीत। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में एक बार फिर से बीजेपी की ताकत बढ़ने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी को 19 जून को होने वाले चुनाव में 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर राज्यसभा में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सीटों की संख्या 100 हो जाएगी। ऐसे में किसी भी बिल को राज्यसभा में पास कराने के लिए एनडीए को सिर्फ 22 और वोटों की जरूरत होगी। चुनाव के बाद ऐसा दिखेगा बीजेपी का खेमा। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी को इस बार के मानसून सत्र में किसी भी बिल को राज्यसभा में पास कराने में परेशानी नहीं होगी। दरअसल 242 सीटों वाले राज्यसभा में 4 नॉमिनेटेड सदस्यों का साथ एनडीए को मिल सकता है। इसके अलावा एआईएडीएमके, बीजेडी, वाईएसआरसीपी और टीआरएस भी एनडीए के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ा सकती है। इन दलों ने पहले भी बीजेपी का साथ दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वर्चुअल रैली, अमित शाह ने ममता दीदी के अलावा राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले केंद्र सरकार गरीबों की कर रही मदद। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में वर्चुअल रैली थी। इससे पहले अमित शाह ने बिहार और उड़ीसा में कार्यकर्ताओं को वर्चुअल रैली के द्वारा संबोधित किया था। बंगाल रैली में बोले कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की रैली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नागरिकता संशोधन कानून, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाओं को लागू न करना समेत कई मुद्दों पर जमकर गया है। शाह ने ममता दीदी को सत्ता से खिसकने का जनता से आह्वान किया है। अमित शाह ने रैली के दौरान बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की योजनाओं को लागू न करना दीदी को महंगा पड़ेगा। उन्होंने कहा कि राजनीति करने के कई मैदान हैं, मैदान में आइए और दो हाथ कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने यह भी कहा कि जैसे ही बंगाल में सत्ता बदलेगी, उसके शपथ ग्रहण के 1 मिनट बाद ही वहां पर केंद्र की योजनाओं को तुरंत लागू किया जाएगा। अमित शाह ने अपने भाषण के अंत में मशहूर कवि दुष्यंत कुमार की कविता पढ़कर बंगाल में परिवर्तन का आह्वान किया। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी आदित्यनाथ सरकार की चीन को बैकफुट पर लाने की तैयारी, माटी कलाकारों को ट्रेनिंग।
जी हां दोस्तों, वैश्विक महामारी का प्रसार करने वाले चीन को उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार कड़ी आर्थिक चोट देने की तैयारी में लगी है। जुलाई माह से तो इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में इतना उत्पादन का लक्ष्य है कि दीपावली पर देश भर में मिट्टी के बेहद डिजाइनर दिया तथा बर्तन की सप्लाई उत्तर प्रदेश से होगी। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन से परेशान प्रवासी कामगार तथा श्रमिकों को बड़ी संख्या में प्रदेश में लौटने का योगी आदित्यनाथ सरकार बड़ा लाभ लेने की तैयारी में है। प्रदेश की खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग ने माटी कलाकारों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। इनको माटी कला बोर्ड से जोड़कर आधुनिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन कलाकारों को प्रशिक्षण के साथ निःशुल्क अत्याधुनिक डाई तथा फर्निशिंग मशीन व आवश्यक मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि यह लोग चीन से बेहतर मिट्टी का डिजाइनर दिया, बर्तन व सजावटी उत्पाद तैयार कर सके। इनको इतना निखारा जाएगा कि इनके हाथ से बने सभी उत्पाद चीन की मूर्तियों और उत्पादों को मात दे सके। भारत के माटी कलाकार विश्व में उनसे प्रतिस्पर्धा कर सके। इसके लिए सरकार माटी कला बोर्ड से जुड़े कुम्हारों को मुफ्त उपकरण देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एमएसएमई उद्यमियों का हौसला बढ़ाते हुए आने वाले दिनों में चीनी बाजार पर अपनी निर्भरता कम करने के संकेत दिए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस बार दीपावली के अवसर पर चीन से गौरी गणेश की मूर्तियां नहीं आएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम गोरखपुर के टेराकोटा को डिजाइन देंगे और उसके अनुसार उत्पाद तैयार करेंगे। उन्होंने कहा, अयोध्या में आयोजित पहले दीपोत्सव में 51,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे। यह मिट्टी के दीपक हमें पूरे उत्तर प्रदेश में ढूंढने पड़े थे, तब हमें 51,000 दीपक मिल पाए थे। इस बार हम अपनी क्षमता बढ़ाएंगे ताकि चीन से दिए ना खरीदने पड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मालदीव श्रीलंका के बाद ईरान में फंसे भारतीयों को निकालेगी सरकार। समुद्र सेतु अभियान के तहत शुरू की प्रक्रिया। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच मालदीव और श्रीलंका के बाद अब नौसेना ने समुद्र सेतु अभियान के जरिए ईरान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने की प्रक्रिया की सोमवार से शुरुआत कर दी है। इसके लिए नौसेना के शार्दुल युद्धपोत ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर पहुंच चुका है और यहां से वह भारतीयों को लेकर गुजरात के पोरबंदर पहुंचाएगा, जिसके बाद सभी को एक नियत समय अवधि तक प्रदेश सरकार द्वारा तैयार की गई चिकित्सकीय सुविधाओं में रहना होगा। नौसेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास के अधिकारी एक सूची तैयार कर रहे हैं, जिसमें उन लोगों के नाम शामिल किए जा रहे हैं जो भारत वापसी के इच्छुक हैं। शार्दुल युद्धपोत पर इनकी रवानगी से पहले दूतावास की तरफ से जरूरी एसओपी का पालन किया जाएगा। इसमें सभी नागरिकों की कागजी प्रक्रिया के अलावा मेडिकल स्क्रीनिंग भी शामिल है। गौरतलब है कि इस साल की शुरुआत में कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देशों में चीन, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन और ईरान भी शामिल रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चीन को झटका देने की तैयारी में ट्रंप उइगुर मुस्लिमों वाले बिल पर करेंगे साइन। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते चीन और अमेरिका पहले से ही आमने सामने हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन को एक बड़ा झटका देने की तैयारी में हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने उइगुर मुस्लिमों को हिरासत में लेने से चीनी अधिकारियों को रोकने के लिए जिस बिल को मंजूरी दी थी, उस पर राष्ट्रपति ट्रंप हस्ताक्षर कर सकते हैं। दरअसल अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने पिछले महीने चीन के पश्चिमी क्षेत्र शिनजियांग में उइगुर मुसलमानों को हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने के लिए चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान करते हुए बिल पारित किया था और यही बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास भेजा गया था। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप उस बिल पर हस्ताक्षर करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार एक परिचित सूत्र ने बताया कि जल्द ही इस पर घोषणा हो सकती है। हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई समय सीमा नहीं तय की है। पिछले महीने जब इस बिल को अमेरिकी कांग्रेस में पास किया गया था, तो ट्रंप के साथी रिपब्लिकन सदस्यों ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप बिल पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि तब व्हाइट हाउस ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया था कि ट्रंप ऐसा करेंगे या नहीं, लेकिन अब अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो चीन के लिए यह बड़ा झटका साबित हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार यह बिल चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगुर और अन्य मुस्लिम समूहों के दमन के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ प्रतिबंधों का आह्वान करता है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि शिविरों में 10 लाख से अधिक मुसलमानों को हिरासत में लिया गया है। अमेरिकी कांग्रेस से इस बिल के पास होने के बाद अमेरिकी रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो ने कहा था कि कांग्रेस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि चीनी सरकार ऐसा किसी भी तरह का काम नहीं कर सकती है। हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी एक बयान में कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस बीजिंग के उइगुरों के खिलाफ मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में सत्ता की हवस में शिवसेना ने भाजपा को धोखा दिया, राजनाथ सिंह। जी हां दोस्तों, रक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र जनसंवाद रैली के दौरान कोरोना महामारी के बहाने शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार पर जमकर बरसे। साथ ही उन्होंने गठबंधन तोड़ने को लेकर शिवसेना को खास तौर पर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कोरोना से महाराष्ट्र के हालात देखें तो लगता है कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। राजनाथ सिंह ने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार 3 दलों की सरकार है, लगता है सरकार के नाम पर सर्कस हो रहा है। विकास का जिस प्रकार का विजन महाराष्ट्र सरकार के पास होना चाहिए वो नहीं है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र के पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जिस प्रकार के हालात महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं वो एक गंभीर चिंता का विषय है। महाराष्ट्र में पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए जितना सहयोग हो सकता है वो सहयोग मोदी सरकार कर रही है। आगे वह कहते हैं, मुंबई के अस्पतालों को हम टीवी पर देखते हैं, कुछ ऐसे अस्पताल देखने को मिले जहां शव पड़ा हुआ है और उसके पास कोरोना मरीज पड़ा हुआ है। क्या वहां सरकार नाम की चीज नहीं है? सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। गठबंधन तोड़ने को लेकर शिवसेना पर निशाना साधते हुए राजनाथ सिंह ने कहा, जब चुनाव लड़ना हुआ तो भाजपा और शिवसेना का गठबंधन हुआ, लेकिन गठबंधन के बाद सत्ता की हवस में भाजपा को धोखा दिया गया। मैं भाजपा के चरित्र को स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम धोखा खा सकते हैं लेकिन धोखा कभी दे नहीं सकते हैं, यह भाजपा का चरित्र है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार, कहा यूपीए सरकार में मनरेगा थी लूट का अड्डा। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने आज यहां कहा कि जनता के दिलों में हाशिए पर चल रही कांग्रेस पार्टी को मीडिया में बने रहने के लिए सरकार पर बेबुनियाद आरोप मढ़ने की आदत पड़ गई है, इसलिए बिना किसी तथ्य के किसी भी मुद्दे पर वह विवाद खड़ा करने की कोशिश करती है। बीजेपी ने कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा मनरेगा को लेकर बिना मतलब के सरकार पर सवाल खड़े करना दर्शाता है कि कांग्रेस के पास जनता के सरोकार का कोई मुद्दा नहीं है। कांग्रेस को कुछ भी बोलने से पहले आंकड़ों पर गौर फरमाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि उन्होंने मनरेगा को किस तरह लूट खसोट का पर्याय बना दिया था। यूपीए में मनरेगा थी लूट का अड्डा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने कांग्रेस की सोनिया मनमोहन सरकार के समय लूट, घोटाले और भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी मनरेगा योजना को प्रभावी और मजदूरों के लिए अधिक उपयुक्त बनाया है। शाहनवाज ने कहा कि सोनिया मनमोहन सरकार ने मनरेगा पर 10 वर्षों में लगभग 1.25 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिसका एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जबकि मोदी सरकार के 6 वर्षों में अब तक 3.95 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और कांग्रेस नेताओं को कुछ भी बोलने से पहले आंकड़ों पर गौर फरमाना चाहिए ताकि उन्हें पता चले कि मनरेगा को किस तरह यूपीए कार्यकाल में लूट खसोट का पर्याय बना दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उपराज्यपाल ने केजरीवाल का फैसला पलटा, कहा दिल्ली में सबको मिले इलाज। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के कोरोना मरीजों का इलाज होगा। सूत्रों ने बताया कि उपराज्यपाल ने डीडीएमए चेयरपर्सन होने की हैसियत से संबंधित विभागों और प्रशासन को निर्देश दिया है कि बाहरी राज्य के किसी भी व्यक्ति को इलाज से मना न किया जाए। बहरहाल उपराज्यपाल के इस फैसले से दिल्ली के बाहर के कोरोना मरीजों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी जो महामारी के दौरान इलाज की मांग कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मानसून ने पकड़ी रफ्तार, देश के कई हिस्सों में बारिश का अनुमान। जी हां दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के मध्य पूर्वी भागों पर बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र जल्द ही एक निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए अनुकूल स्थितियां हैं। अगर ऐसा ही रहा तो देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों, दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्व बंगाल के कुछ इलाकों की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मानसून जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है उसके मुताबिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और बंगाल की खाड़ी, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिनों में बारिश हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मानसून के तमिलनाडु, रायलसीमा के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों, पूरी दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है। मौसम विभाग के मुताबिक
पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंगलवार तक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर के राज्यों के कुछ हिस्सों में मानसून 11 से 12 जून तक आगे बढ़ सकता है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार अगले 24 घंटे में पूर्वोत्तर भारत, उड़ीसा के दक्षिणी तटीय हिस्सों, आंध्र प्रदेश, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण व गोवा, गुजरात के दक्षिणी भागों और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। ओडिशा के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगीय पश्चिम बंगाल और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में हल्की बारिश से मध्यम बारिश का अनुमान है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।